एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका साइंस फिजिक्स में। और आज का ये जो वीडियो हम लोग जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली है। आज 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, और हम सीबीएसई बोर्ड के पेपर का थोरो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास सेट 1 है। सेट 1 और सेट 2 दो सेट में पेपर हुआ है। सेट 1 और सेट 2 के मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, कुछ एक क्वेश्चन अलग हैं। तो सेट 2 में जो क्वेश्चन अलग है उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। हर बार अगर आपको कहीं लगता है कि किसी क्वेश्चन से का आंसर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और होना चाहिए, ये आंसर सही नहीं है, तो आप कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पेपर आपके सामने है, और इसमें जो सबसे पहला जो पोर्शन अपने पास है, 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर हुआ है आज। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसा कि आपके सामने आप देख रहे हो, पहले क्वेश्चन में द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। फ्रॉम द सेम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस। देखो, हम सभी जानते हैं पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों। पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r स्क्वायर के। यानी अगर मैं E1/E2 लिखता हूं, तो E1/E2 फाइनली किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों। E1/E2 हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अच्छा, E1 कितना दे रखा है, ये वैल्यू देखो, E1 है, ये आ गया 9। E2 कितना हो गया 16, ये E2 दे रखा है, देखिए। अच्छा, 9 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी है 4, स्क्वायर कर देते हैं। और R2 स्क्वायर ही अपने को निकालना है। तो बड़ा क्लियर से आप देख सकते हैं, 4 स्क्वायर को 16 से कट कर सकते हैं, तो सीधे सीधे R2 स्क्वायर किसके बराबर आ गया मेरे बच्चों। R2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 के। तो R2 किसके बराबर आ जाएगा, √9, मतलब 3 मीटर। तो सेंटीमीटर नहीं, मीटर आ जाएगा, 31 जैसा हो गया। चलो सही कर देते हैं इसको। ये अपने पास सीधे सीधे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 मीटर। तो ये अपने पास कितना आ गया 3 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए सी। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अ पॉइंट पी लाइज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेरे बच्चों किसी भी डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अगर आपको फॉर्मूला याद हो मेरे बच्चों, तो ये होता है 1/4πε0 P/r²। और P/r² में आप साफ देख सकते हो, V प्रोपोर्शनल है 1/r² या x²। तो इसका मतलब सीधे सीधे आंसर, सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा, A। तो सेकंड का आंसर कितना होगा, A। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हालांकि हर पर्सन, बच्चे का ओपिनियन थोड़ा अलग अलग भी होता है। मेरे अकॉर्डिंग पेपर सिंपल पेपर कहा जाएगा, आसान पेपर है ये। करंट की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। अब आपसे पूछा जाए कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो बड़ा सिंपल सा 10th में यूज होने वाला फॉर्मूला यूज किया गया है यहां पर, H=I²RT। जूल हीटिंग के अकॉर्डिंग आपको याद होगा, तो 0.8 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस लगा देंगे 40, टाइम लगा देंगे 60, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1536 जूल। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये भी बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहां पर आप रिलेशन जानते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ EMF एम TPD। तो फॉर्मूला होता है कैपिटल R E/V-1। स्टेट फॉर्मूला है, यानी इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दें तो E-V/V। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाएगा D।
तो इसका मतलब थर्ड का आंसर बी और फोर्थ का आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पर आ जाते हैं। यह भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन बीम, ये प्रोटॉन बीम दोनों पैरेलल चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अगर मैं इनके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा मेरे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट करंट कैसी हो जाएगी, देखो डाउनवर्ड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं करंट डायरेक्शन अपोजिट मानी जाती है, और प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, करंट डायरेक्शन सेम हो जाएगी। यानी ये दोनों बीम दो करंट कैरिंग वायर जैसा बिहेव करेंगे जिसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और ये आप जानते हैं कि जब दो पैरेलल वायर में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो उनके बीच में होता है रिपल्शन। क्या होता है उनके बीच में? रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन होने का मतलब है इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फिफ्थ का बी। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये तो सही, वैसे मैंने बताया ना हर पर्सन का, हर बच्चे का अपना ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये पेपर आसान है। अगर किसी बच्चे ने थॉरली पढ़ा होगा तो उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी चलिए देखते हैं। ये है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों थिक वायर का। अब जरा थोड़ा सा थिक वायर के बारे में समझ लेते हैं कि अगर आपके पास कोई थिक वायर है जिसकी रेडियस कितनी मान ली जाए, जिसकी रेडियस मान ली जाए कैपिटल आर। रेडियस कितनी मान ली मेरे बच्चों? उसकी कैपिटल आर मान लीजिए, आप रेडियस को कैपिटल आर कह दें। तो इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर जब आप फील्ड निकालते हो, जैसे ये इनसाइड आ गया, तो यहां पर इनसाइड जो फॉर्मूला होता है बी इनसाइड, वो होता है म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और जब आप कहीं आउटसाइड पॉइंट पर आ जाओगे मेरे बच्चों, तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला बदल जाता है। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी आउटसाइड जो आता है ये आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखने वाली बात है, इस कॉन्सेप्ट को जरा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लगाते हैं तो ये कितना आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको थिक कर देता हूं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। तो देखो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट ही लगेगा, करंट की जगह करंट। यहां स्मॉल आर का मतलब डिस्टेंस है। पहली कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है आप यहां देख पा रहे होगे, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये है a/2। डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चों? a/2। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये आ गई a/2। और अपॉन में कितना आएगा बच्चों? 2 पाई, इसकी रेडियस तो a दे रखी है तो a स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करने तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई a स्क्वायर, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। ठीक है बच्चों। अच्छा अब आउटसाइड आ जाओ। आउटसाइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, लेकिन उन्होंने आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है 2a, तो ये आ जाएगा 2a, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों चीजों को आप, ये भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, ये भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। तो अगर मैं कहूं दोनों का रेशियो निकाल दो तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 1:1। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 1:1 जो आंसर बनेगा वो देखो कौन सा बनता है। इसको मैं हटाता हूं, देखिएगा 1:1 किसका है? ये आ गया आंसर 6 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। 7 में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन आया कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो किस फैक्टर से डिसाइड की जाती है मेरे बच्चों। ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डायरेक्टली मिलती है ई डॉट बी से, ई क्रॉस बी से। ये होता है डीओपी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ई क्रॉस बी सीधे क्या प्रोवाइड करेगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ई क्रॉस बी। ठीक है, 7th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन लोग। 7th के बाद 8th, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि
कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है a ray of monochromatic light propagating in air is incident on a surface of water, which of the following will be the same for reflected and refracted ray? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दोनों में ही चेंज नहीं होती है। तो इसका एट का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 है, a beam of light travel from air into medium, its speed and wavelength into the medium are this and this, the wavelength of light in air। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होनी नहीं है, तो अगर मैं कहूं एयर की फ्रीक्वेंसी और मैं कहूं मीडियम की फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में सेम होनी चाहिए। एयर की फ्रीक्वेंसी मतलब वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन एयर, और मीडियम में फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी इन मीडियम और वेवलेंथ इन मीडियम। अब देखिए जरा क्या क्या गिवन है अपने को। मीडियम में एयर में वेलोसिटी या वैक्यूम में वेलोसिटी हम कितनी मानते हैं? 3 × 10⁸ लाइट की वेलोसिटी मेरे बच्चों। एयर में वेवलेंथ निकालनी है हमें। मीडियम में वेलोसिटी कितनी है? देखिए दे रखा है मीडियम में वेलोसिटी 1.5 × 10⁸, और वेवलेंथ कितनी है? 230। बड़ा इजीली इनको सॉल्व करके आप देख सकते हो कि 1.5 को जब कट करोगे यहां 2 आ जाएगा, और ये 230 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो सीधे सीधे लैम्डा एयर का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 230 × 2, और 230 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 460। मेरे बच्चों में फिर वो बोलूंगा, बीच में कहीं भी ऐसा लगता है कि कहीं कोई चीज ऐसी है जिससे आप नहीं हो, या ऐसा लगता है नहीं सर ये तो आपने गलत बता दिया, तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं अपने बिहाफ पर मैक्सिमम जो मुझे लगता है सही सोल्यूशन हो सकता है वो प्रोवाइड कर रहा हूं, फिर भी अगर कोई गुंजाइश होगी तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। 9th, तो 9th के आगे फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। अभी तक देखिए आपको पेपर आसान लगा होगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 आया, ये वास्तव में देखा जाए थोड़ा सा अलग, इसको टिपिकल इसलिए कह सकते हैं कि अगर किसी को डेटा याद नहीं होगा तो परेशान करेगा। कैसे? देखो सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर विजिबल लाइट पर आ जाते हैं। मेरे बच्चों जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है वो राउंड ऑफ आसान वे में बोले तो हम बोल सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो अगर मैं इसी को कहूं कि जो विजिबल लाइट के फोटोन है उनकी एनर्जी कहां से कहां तक होती है, तो उनकी जो बच्चों एनर्जी होती है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है विजिबल लाइट की, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि विजिबल लाइट इनमें से किसमें से एमिशन नहीं कर सकती है, तो एमिशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पर। मेरे बच्चों इन चारों का वर्क फंक्शन अगर आपको नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चों को शायद याद नहीं होगा, तो मुझे लगता है इसमें आपने थोड़ा सा गैस वर्क किया होगा, तो ये भी चेक कर लेते हैं किसका कैसा गैस वर्क था। रूबिडियम का जो बच्चों वर्क डन निकल के आता है, सॉरी वर्क फंक्शन निकल के आता है, ये मैंने नोट कर लिया है, ये है 2.26। कैडमियम का जो वर्क फंक्शन है ये है 4.08। कई बच्चे तो यही समझ चुके होंगे। सोडियम का जो वर्क फंक्शन आता है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सीजियम का सब जानते हैं सबसे कम होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख सकते हैं किसका वर्क फंक्शन फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है, तो इसमें मिल गया दिस इज द कल्प्रिट। यही वो कैडमियम है जो विजिबल लाइट इंसिडेंट होने पर एमिशन शो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां फोटोन की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन। तो इसमें से कौन सा डू नॉट एग्जिबिट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? नाउ कैडमियम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है देखिए, ट्रांजिशन है। अब हमने, आप बच्चों ने इसको जरूर पढ़ा होगा। 5 से 1 में आ रहा है और 5 से 2 में आ रहा है। 5 से 1 में आ रहा है तो ये लाइमन सीरीज है, और अगर 5 से 2 में आ रहा है तो ये बामर सीरीज है।
ठीक है, तो लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। लाइमन सीरीज के जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू कैपिटल R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, दिस इज R। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/25। तो यहां से अगर मैं इसको λ1 कह दूं मेरे बच्चों, तो 1/λ1 यहां सॉल्व होने के बाद कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा R, और ये आ जाएगा 24/25। नाउ λ1 अपने पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 25/24R। ये किसके लिए आ गया मेरे बच्चों, ये जो अपने पास आ गया ये पहली कंडीशन के लिए आ गया 5 to 1। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन मतलब क्या होगा मेरे बच्चों, जहां 5 से 2 में आया, तो 5 से 2 में आने पर क्या हो जाएगा, देखिए फिर से लगाएंगे 1/λ इक्वल्स टू, अब λ2 कह देता हूं उसको मैं, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, सीधे 25 लिख देता हूं मैं। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/25। सॉल्व करने पर 1/λ2 जो आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा R 1/4। ये एलसीएम कितना आएगा, 100 एलसीएम मान लेते हैं इसका, ये आ जाएगा अपने पास 21। तो यहाँ λ2 जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/21R। अब यहां पर λ1 और λ2 दोनों आपके पास आ चुके हैं। अब आप जब इनका रेशियो निकालोगे λ1/λ2, तो λ1/λ2 जब इसका रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकल के जो अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/32। ठीक है, और यहां पर λ1 की जो वैल्यू है वो λ गिवन है क्वेश्चन में, तो यहां सीधे λ2 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, λ2 आ जाएगा 32λ/7। तो 32λ/7। नाउ दिस इज दैट। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, लेकिन मोर और लेस मुझे लगता है बहुत टिपिकल नहीं कहा जाएगा इसको। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन टिपिकल लगा कि आसान लगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन आसान थे जो डायरेक्ट ही हो जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। द curve of binding energy per nucleon as a function of atomic mass number has a sharp peak for nucleus। देखिए आपको अगर ग्राफ बनाना याद हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का, तो ग्राफ इस तरह से आता है, इस तरह से अगर हल्का से याद है तो यहां पर एक जो पीक आता है, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो, ये होता है 1 2He4 के लिए, हीलियम के लिए। तो ये हीलियम का क्या शो करता है मेरे बच्चों, सीधी बात है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बाकी अपने नेबरिंग एलिमेंट से ज्यादा है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब है दिस इज मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बाकी इसके पड़ोसियों से ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेमीकंडक्टर में न्यूमेरिकल तो वैसे ज्यादा नहीं है, और न्यूमेरिकल के लिए केवल एक ही फॉर्मूला बताया जाता है, दैट इज Ni² इक्वल्स टू NeNH। तो यहां Ni होता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, जो कि Ni से लिखा जाता है। अब बड़ा सिंपल सा है मेरे बच्चों कि ये जो आप वैल्यू देख रहे हो 4 × 10⁻20, दिस इज Ni। ठीक है, और ये जो आप वैल्यू देख रहे हो 1.2 × 10⁻15, ये अपने पास क्या है, ये है होल्स की डेंसिटी, होल्स हो गए। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट क्या बचा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए Ni आपको गिवन है, NH गिवन है, नंबर ऑफ होल्स या इलेक्ट्रॉन होल्स की डेंसिटी दे रखी है, बस आपको N। तो यहां सीधे सीधे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों हो जाएगा Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH। या अब ये वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे तो बड़ा सिंपल सा C ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा, ये आ जाएगा 3.6। तो कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर ये मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। पीस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन, कॉपर ध्यान रखिएगा, कॉपर क्या है, कंडक्टर है, और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, पीस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर T। द कंडक्टिविटी ऑफ, अब जरा ध्यान देने वाली बात है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
तो कंडक्टर यानी कॉपर की का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी कंडक्टिविटी घटेगी। वहीं सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी रिजल्ट क्या निकल के आया, ध्यान देने वाली बात है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉपर की कंडक्टिविटी कम होगी और सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही है, देखिए कॉपर की कंडक्टिविटी कम होगी और सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका आंसर डी सही लिखा ना मैंने, बोथ आर हीटेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी। नेक्स्ट आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, या सबको अच्छे से मालूम है, याद किया है सबने कि डिफ्यूजन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल्स। तो इसका आंसर सिंपल कितना हो जाएगा, बी। तो डिप्लीशन का फॉर्मेशन कारण है कि डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। नेक्स्ट अब आ जाते हैं एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये दोनों ही सेट में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे है, तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। 16 से ट्राई करते हैं। यहां 16 में ऑप्शन में बोलते जाऊंगा, आप समझ लीजिएगा इसको, देखिएगा मेरे बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, ट्रू है, ये सही है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब एग्जिबिट मैग्नेटिज्म का मतलब है कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस को फील्ड में आप जब रखोगे तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये मैग्नेटिज्म शो करता है, इसका मतलब ये ट्रू है। अच्छा, डाया मैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोलमेंट, ये भी सही है। एक्चुअली ये डायरेक्टली अपने सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली नहीं था, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जो डायमैग्नेटिज्म है वो स्पिन के कारण होता है, और किसी भी और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्पिन अप होती है, इलेक्ट्रॉन की एक की स्पिन अप होगी और एक की स्पिन होगी डाउन। तो एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो उसी एटम में दूसरे इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ आता है। तो जब दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो दोनों को ज्वाइन कर देने पर नेट डायपोल जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो होता है 0। तो यानी ये भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों यानी लेकिन जो रीजन है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इस कारण से इसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे अकॉर्डिंग यहां पर कि ए और आर एजर्शन रीजन दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 16 का आंसर मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए बी। एजर्शन सही, रीजन सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। नेक्स्ट, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ट्रू है। और क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी ट्रू है। और कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी भी होती है कि किसी भी क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन जीरो होता है। इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 17 का हो जाना चाहिए ए। इसका मतलब है ए सही, आर सही, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट 18 पर आ जाते हैं मेरे बच्चों। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, आप सब जानते हैं, बिल्कुल सही है। ब्राइट फ्रिंज की भी थिकनेस डी लैम्डा अपॉन डी होती है, डार्क फ्रिंज की थिकनेस भी यही होती है। द फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा, डी और डी। तो ट्रू ये भी है, लेकिन फिर वो बात कि ये दोनों किस लिए सेम है, ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये रीजन से क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसमें अपने अपने डाउट हो सकते हैं, अपना अपना लोगों का मत हो सकता है। मेरा इसमें जो बेसिक सेटअप है वो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए कि एजर्शन एक सही है, एजर्शन रीजन भी सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी फिर मैं 18 के केस में जाऊंगा बी के साथ। तो ये अपने पास हो गया एमसीक्यू और एजर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं और फर्दर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अब आते हैं सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन बी में जो डायरेक्ट डेरिवेशन है वो मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा कि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो मैं बेसिकली कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल या जहां कोई कंसेप्चुअल पार्ट है उसको ज्यादा फोकस करूंगा, डेरिवेशन में स्किप भी करूंगा।
जैसे 19, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ अ गैलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर। अब देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर तो इसके लिए है वाई और 1 नंबर इसके लिए, तो वाई क्यों लिखोगे कि आप पहली बात है कन्वर्ट क्यों करोगे, तो इसका आंसर होगा बिकॉज रेंज ऑफ गैलोमीटर इज वेरी स्मॉल, क्योंकि गैलोमीटर की रेंज बहुत छोटी होती है इसलिए कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा इसकी जगह लिख देता है कि बिकॉज गैलोमीटर इज टू मच सेंसिटिव फॉर करंट, तो ये भी यही मतलब है कि टू मच सेंसिटिव का मतलब हो जाता है कि थोड़ी सी करंट में भी बहुत डिफ्लेक्शन दे देगा, तो आप ज्यादा करंट मेजर नहीं कर पाओगे। तो दोनों का यही मतलब है, यानी मेरे अकॉर्डिंग वाई में आपको लिखना चाहिए था बिकॉज गैलोमीटर इज टू मच सेंसिटिव और रेंज ऑफ गैलोमीटर इज वेरी स्मॉल। दोनों पर 1 नंबर मिलना चाहिए आपको। नेक्स्ट, हाउ अ गैलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर, तो इसका बड़ा सिंपल सा है, बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। तो अगर आप इतना लिखते हो और एक छोटा सा डायग्राम भी अगर बना देते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाने चाहिए। इसको शंट कहा जाता है। तो 19 में 1-1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस। तो हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस, तो दे आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज और एटम्स। तो हाउ आर infrared waves are produced, तो infrared waves are produced by hot bodies or atoms. Why are these waves referred to heat waves? अब इनको heat waves क्यों कहा जाता है, तो इनको heat waves कहने का मतलब है when they absorb by a body, then temperature of body increases, temperature of body increases, that's why they are called heat waves. अच्छा, ये आधा आधा नंबर का पोर्शन है। नेक्स्ट, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हाफ मार्क्स आपका यहां मिलेगा अगर आपने इतना लिख दिया, हाफ मार्क्स आपका यहां मिल जाएगा। नेक्स्ट, बाकी का जो 1 नंबर है वो ये 2 यूजेस में है। अब 2 यूज लिखने हैं तो कोई भी 2 यूज लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा, बहुत फेवरेट सा, रिमोट कंट्रोल्स में यूज किया जाता है, रिमोट्स में यूज किया जाता है इंफ्रारेड, और दूसरा है नाइट विजन डिवाइसेस में। तो इंफ्रारेड का यूज रिमोट कंट्रोल में यूज किया जाता है, नाइट विजन डिवाइसेस में किया जाता है, कई और सारे यूज भी हैं जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 20 के बाद, अच्छा 20 का और वाला पोर्शन, आप किसी ने अगर और किया हो तो इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर हाउ आर एक्सरे प्रोड्यूस, ये अब एक्सरे प्रोड्यूस का सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, यहां पर ये होता है कुलीज ट्यूब। यहां पर क्या हो जाएगा, कुलीज ट्यूब करके एक अपरेटस होता है जिसके थ्रू एक्सरे प्रोड्यूस किया जाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स इंसिडेंट ऑन अ हार्ड metal, when a high energetic beam of electron incident on a hard metal, then x-rays कैन बी प्रोड्यूस, ये भी लिख सकते हो। या तो कुलीज ट्यूब करके एक अपरेटस होता है उससे एक्सरेस प्रोड्यूस की जाती हैं, या फिर आप लिख सकते हो व्हेन अ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम्स इंसिडेंट ऑन अ हार्ड मेटल देन एक्सरेज विल प्रोड्यूस। बेसिकली एक्सरे प्रोडक्शन जो है मेरे बच्चों, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट रिवर्स इफेक्ट है, बिल्कुल उल्टा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन गिरेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उल्टा कर दो, फोटोन गिरे इलेक्ट्रॉन निकला, इसका उल्टा कर दो, इलेक्ट्रॉन गिरे फोटोन निकले। अब ये जो फोटोन निकले दे आर कॉल्ड एक्सरेज। अच्छा, गिव 2 यूजेस ऑफ एक्सरेज, तो एक्सरे का यूज मुझे लगता है मेरे बच्चे जरूर लिख के आए होंगे। एक्सरे के यूज में क्या क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, एक्सरे का यूज एक तो हो जाता है क्रिस्टल एनालिसिस, क्रिस्टल एनालिसिस में यानी क्रिस्टल को एनालाइज करने में, और दूसरा फ्रैक्चर फाइंड करने में। ठीक है, बोन फ्रैक्चर हो गया या किसी भी कंस्ट्रक्शन में अगर कहीं कोई बीम वगैरह है तो उसमें फ्रैक्चर फाइंड करने में इसका यूज किया जाता है।
तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। आधे रास्ते तक हम लोग आ चुके हैं। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जरा प्यारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21, जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा मैं इसको फाइन कर देता हूं, थोड़ा सा लेंथी है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। देखो सबसे पहले इनकी अलग अलग फोकल लेंथ में निकाल देता हूं, फिर इसको हटा दूंगा। देखो सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ समझ लो। 1/f इक्वल्स टू 1.5 - 1। मैं लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मेरे बच्चों। पहली सरफेस फ्लैट है तो 1/∞, और दूसरी सरफेस कर्व है जिसकी 15 सेंटीमीटर रेडियस है, और क्योंकि सेकंड सरफेस है तो माइनस का 15। तो जो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/f इक्वल्स टू 0.5 यहां आ जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा 1/15 प्लस का। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फाइनली आ जाएगा फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब इसको याद रखेंगे, है ना, यानी इसकी जो फोकल लेंथ हम लोग यूज करने वाले हैं ये 30 सेंटीमीटर है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ऐसे ही दूसरे की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये भी देखो सेम है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम लोग। 1.5 - 1, बस नेचर बदल जाएगा। इस बार पहली सरफेस माइनस का 15 और -1/∞। तो मेरे बच्चे जब इसको सॉल्व करोगे आप, ये आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने से पहले हमें दिमाग में रख लेना है कि जो पहला लेंस है उसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा लेंस है उसकी फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब फाइनली पैरेलल रेज आ रही हैं। इसकी फोकल लेंथ कितनी निकली थी? 30 सेंटीमीटर। तो जो पैरेलल रेज है वो तो फोकस पे जाके मिलेंगी, कहीं यहां जाके मिलेंगी, यहां मान लेते हैं पैरेलल रेज है, वो यहां कहीं फोकस में मिलेंगी। कितनी डिस्टेंस पे मिलेंगी? डायग्राम थोड़ा सही से बना देता हूं। ये मान लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मैनेज कर लेना। ये इमेज बन गई, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स ने जो इमेज, अच्छा कितनी दूर बनेगी? 30 सेंटीमीटर बनेगी, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज बनी है मेरे बच्चों, ये सेकंड लेंस के लिए, इस लेंस के लिए सेकंड जो लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब सारा खेल शुरू होता है यहां, फॉर सेकंड लेंस। सेकंड लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v हमें निकालना है, u अब देखो सेम साइड है, ठीक है, लाइट के प्रोपेगेशन के अलोंग ही है तो पॉजिटिव। अच्छा कितना होगा मेरे बच्चों? तो डिस्टेंस अब जब मेजर करोगे तो डिस्टेंस तो हमें ये चाहिए होगी, ये डिस्टेंस चाहिए, ये u है। कितना है? 30 ऊपर है और नीचे 20 है, तो केवल कितना बचा? 10 बचा। तो ये आ गया प्लस का 10 सेंटीमीटर, और ये है माइनस का 30। जब इसको मेरे बच्चों आप सॉल्व करोगे तो 1/v इक्वल्स टू माइनस का 1/30 और प्लस का 1/10। तो सॉल्व करने पर एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए जरा मेरे बच्चों, इसका जो एलसीएम आ जाएगा ये अपने पास आ जाएगा 30 - 1 प्लस का 3, यानी 2/30। तो v आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और v 15 सेंटीमीटर का मतलब है ये जो इमेज 10 सेंटीमीटर पर, ये 10 था ना, ये इमेज 10 पर ना बनकर 5 सेंटीमीटर, और क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस का काम ही ये है, तो फाइनल जो लेंस इमेज को शिफ्ट कर देगा मेरे बच्चों, वो कहां शिफ्ट कर देगा? यहां से आने के बाद इमेज को थोड़ा और पीछे ले जाएगा, और फाइनली ये आ जाएगी फाइनल इमेज। कितनी डिस्टेंस पे आ जाएगी मेरे बच्चों? पहले लेंस, सेकंड लेंस से 15 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अब मैंने फिर बताया, शुरू से बता रहा हूं कि यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पेपर बहुत टिपिकल था, लेकिन हर बच्चे का अपना ओपिनियन होता है। फिजिक्स सब्जेक्ट की एक खास बात है कि यहां पर आप केवल याद करके बहुत अच्छा पेपर नहीं दे सकते, आपको एनालाइजेशन करना आना चाहिए। What happens to the interference pattern when two coherent sources are infinitely close and far apart from each other? वैसे दोनों का ही जो आंसर है, आंसर एक ही है, डिसएपियर। ठीक है, अब डिसएपियर क्यों ये समझाता हूं। देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंज विड्थ अपने पास आती है वो होती है डी लैम्डा अपॉन
डी। अब यहां पर अगर, अच्छा डी क्या होता है, ये सोर्स S1 हो गया, ये सोर्स S2 हो गया, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये स्मॉल डी कह दो। अब क्या हो जाए, इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, यानी S1 S2 बहुत पास हो गए एक दूसरे के। अगर मेरे बच्चों S1 और S2 एक दूसरे के बहुत पास हो जाएंगे, इसका मतलब D टेंड्स टू जीरो। अब अगर D टेंड्स टू जीरो हो गया तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए आप, D टेंड्स टू जीरो, D बहुत छोटा हो जाएगा, तो बीटा टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी पैटर्न इतना ब्रॉड हो जाएगा कि स्क्रीन पर केवल एक ही स्लिट दिखाई देगी, और जब केवल एक ही स्लिट दिखाई देगी मतलब पैटर्न मिलेगा ही नहीं, एक स्लिट है यानी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। अच्छा दूसरा, अब अगर S1 S2 को बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर कर दो, यानी D टेंड्स टू इन्फिनिटी, अच्छा डी को इन्फिनिटी कर दिया, गड़बड़ फिर हो जाएगी। तो अब बीटा कितना हो जाएगा, बीटा टेंड्स टू, डी को इन्फिनिटी करो, सोच के देखो, डी को इन्फिनिटी कर दिया तो बीटा कितना होगा, बीटा टेंड्स टू जीरो। तो पैटर्न बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाएगा, लाइंस इतनी फाइन हो जाएंगी कि डार्क और ब्राइट के बीच में आप डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे। तो दोनों ही कंडीशन में पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। पहली कंडीशन में पैटर्न के बहुत ज्यादा ब्रॉड होने के कारण, और दूसरी कंडीशन में पैटर्न के बहुत ज्यादा नैरो होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 से आगे बढ़ते हैं, आधा रास्ता देखो कवर हो चुका है। नेक्स्ट, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, जैसे क्या दे रखा है 23, व्हाट इज मेंट बाय आयोनाइजेशन एनर्जी। सारे बच्चों को मालूम है आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही बताता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। और राइट इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए सारे बच्चे जानते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो होती है प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर्स जब पॉस्टुलेट्स में हम एनर्जी निकालते हैं तो बड़ा सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 नंबर आ गए। अच्छा ये पसंद नहीं आए तो दूसरे क्वेश्चन पर आ सकते हो, बोले और वाला क्वेश्चन करना है, ये भी समझ लो। डिफाइन द टर्म मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट सबको मालूम है। मास डिफेक्ट क्या होता है कि जब भी कोई न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो न्यूक्लियस फॉर्म होने में जो उसके न्यूक्लियॉन्स का मास है और जो न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस का मास कम होता है उसके न्यूक्लियॉन्स के मास से, और न्यूक्लियस के मास और न्यूक्लियॉन्स के मास के बीच का डिफरेंस ही कहलाता है मास डिफेक्ट। डेफिनेशन बता दी आपने, 1 नंबर की डेफिनेशन हो गई। फिर हाउ इज इट रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से कैसे डिपेंड करेगा, बड़ा सिंपल सी बात है। स्टेबिलिटी मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जुड़ी है बाइंडिंग एनर्जी से, और बाइंडिंग एनर्जी जुड़ी है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब अगर मास डिफेक्ट ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी भी कैसी होगी, ज्यादा। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को मास डिफेक्ट से जोड़ा जा सकता है। हायर द मास डिफेक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी इज ऑल्सो हायर। शब्दों में ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा मास डिफेक्ट कैसे ज्यादा होता है, तो शब्द आपको लिखना चाहिए कि हायर द मास डिफेक्ट देन पॉसिबिलिटी ऑफ हायर स्टेबिलिटी, या पॉसिबिलिटी ऑफ मोर स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप, ये भी सबने पढ़ा होगा। एन टाइप और पी टाइप में क्या किया जाता है मेरे बच्चों, एन टाइप और पी टाइप में जब आप बनाते हो तो एन टाइप और पी टाइप में 2 बैंड तो आप बनाते ही बनाते हो। कौन से, एक हो जाता है अपने पास वैलेंसी बैंड, एक हो जाता है कंडक्शन बैंड ऊपर की तरफ, और एन टाइप में कंडक्शन बैंड के पास एक और एनर्जी लेवल बना देते हैं जिसे कहा जाता है डोनर लेवल, डोनर लेवल, डोनर लेवल एन टाइप में। और पी टाइप में भी यही होता है, 2 चीज सेम है। थोड़ा बड़ा बना दे, है ना, ऐसा लगता है कि सर बड़ा कंजूसी होता रहा है, इसको मैं दोबारा बना रहा। जैसे मान लो ये आ गया अपने पास एन टाइप और पी टाइप में, देखो क्या होगा दोनों में, क्योंकि दोनों है तो सेमीकंडक्टर ही,
तो दोनों में ये बात तो कॉमन ही है, दोनों के पास वैलेंसी बैंड है, दोनों के पास कंडक्शन बैंड है, इसके पास भी कंडक्शन बैंड, इसके पास भी वैलेंसी बैंड। बस अंतर क्या होता है, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है मेरे बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास में एक डोनर लेवल और होता है, डोनर लेवल, डोनर एनर्जी लेवल कह सकते हो। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें वैलेंसी बैंड के पास एक एक्सेप्टर लेवल होता है। तो ये आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। सेमीकंडक्टर में ये इस बार, हालांकि क्वेश्चन ये भी बड़ा आसान सा, देखो आंसर, अगर आपने स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कराई, अच्छा उससे क्या होगा, बोले करंट को बढ़ाने से क्या होगा। हम सभी जानते हैं कहीं अगर किसी भी वायर में, किसी भी स्पेसिमेन में अगर करंट की वैल्यू ज्यादा फ्लो कराते हैं तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। और हीटिंग इफेक्ट बढ़ने से सेमीकंडक्टर में एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, सबने सुना होगा, थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन, तो जब आप करंट बढ़ाओगे तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एजिटेशन होगा, और थर्मल एजिटेशन से तेजी से कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से कैरियर्स बढ़ते हैं, और कैरियर बढ़ने से करंट बढ़ने लगती है। यानी एक खतरनाक साइकिल शुरू हो जाती है, करंट बढ़ेगा और ये साइकिल फिर क्या करेगा, फिर हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाएगा, फिर थर्मल एजिटेशन को बढ़ाएगा, और फिर करंट को बढ़ाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। अच्छा दूसरा, इंप्योरिटीज आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बोला क्यों, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी क्यों मिलाई जाती है, बड़ा छोटा सा एक लाइन का आंसर लिखना है, टू इंक्रीज concentration of holes and electrons। कोई पूछे भी इंप्योरिटी आप क्यों मिला रहे हो, तो इंप्योरिटी मिलाने का सीधा सा फायदा यह है कि अगर हम इंप्योरिटी मिलाते हैं मेरे बच्चों, तो इंप्योरिटी मिलाने से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें ज्यादा मिलेगा, जिससे उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए, सो दैट इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं, नेक्स्ट 26 पर आइएगा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, शायद दिखने में आपको टिपिकल लगा हो, लेकिन बहुत प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो दो कंडक्टर हैं ए और बी रेडियस के, अब इनको कनेक्ट कर दिया, अब इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है, लेकिन जब कनेक्ट कर दिया तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दोनों में ही सेम होगी, आप बिल्कुल समझदारी से बता सकते हैं, दोनों कनेक्ट हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/R सरफेस पर, ठीक है। तो अगर मैं कहूं E1 पहले के लिए और E2, तो E1 कितना होगा, V/A पहले स्फीयर के लिए, और दूसरे स्फीयर के लिए आप सोच लो, तो फाइनली कितना हो गया, तो सीधे एक नंबर, कितना कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो कि फाइनली क्या हो जाएगा, E1/E2 फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेसेस, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, B/A। नेक्स्ट, अब पता नहीं 3 नंबर में क्यों रखा गया, तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन लगता नहीं 3 नंबर का होना चाहिए था, तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब इसका बी पार्ट और करके, ये अच्छा, ये पूरी पेपर में बड़ा कंफ्यूजन है, अभी मैं आगे भी बताऊंगा कि यहां पर अगर इन्हें और लिखना था बीच में, ये जो और इंक्लूड किया गया, इसने पेपर में कई जगह गड़बड़ की है, ये जो और है, अब ए और बी, अब वास्तव में ये 3 नंबर का सेक्शन था नहीं, मेरे ख्याल से यहां और नहीं आना चाहिए था। अब जो भी डाउट है वो तो लास्ट में क्लियर होगा, और अच्छी बात यह है कि जितने भी डाउट होते हैं वो सारे बच्चों के फेवर में जाते हैं। तो देखो, आप पैरेलल कैपेसिटर्स, अब क्योंकि देखो इसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा टिपिकल सा लगा, लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखो मैं अच्छे से थॉरली समझाता हूं। देखो जरा इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं इससे, अब जरा क्वेश्चन समझो, पहले पूरा क्वेश्चन समझते हैं, देखो है क्या ये। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सी इज चार्ज बाय अ बैटरी बी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया,
मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया होगा, छुप जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कनेक्ट कर दिया, इसकी कैपेसिटेंस C है मेरे बच्चों, और वोल्टेज B है। फिर जब ये चार्ज हो गया तो इसको चार्ज होने के बाद पता क्या किया गया, इसको चार्ज हो जाने के बाद इसको एक अलग, अब आइडेंटिकल शब्द नहीं है, एक ऐसे कैपेसिटर से ज्वाइन कर दिया गया जिसका कैपेसिटेंस इससे डबल था। अगर ये C था तो ये 2C था। ठीक है, तो अब आपको बाकी क्वेश्चन के आंसर देने थे। अब यहां पर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन सबको सॉल्व करने के लिए हमें पहले जान लेना पड़ेगा कि अब दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं, एक चार्ज और एक अनचार्ज कैपेसिटर को, तो यहां एक शब्द आता है कॉमन पोटेंशियल, VC कह देते हैं। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब C1 तो C, V1 हो गया V, C2 2C, लेकिन वोल्टेज तो था ही नहीं, अनचार्ज था, और अपॉन में C प्लस 2C। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा V/3। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, बस आपको ध्यान रखना है कि अब जो नया पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर पर हो चुका है वो V/3 और V/3 हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन मुझे लगता है ज्यादा टिपिकल नहीं लगेगा आपको। अब इन्होंने देखो पहला पार्ट में क्या पूछा, पहले पार्ट में इन्होंने पूछा कि फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी। अब फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी, अब ए और बी पर चार्जेस क्या होंगे तो यहां से निकाल देते हैं। इस पर चार्ज कितना होगा, CV होता है फॉर्मूला, C इंटू V/3। इस पर चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, 2C इंटू V/3। तो अगर मैं QA रेशियो QB निकालू, फाइनल चार्जेस ऑन ए और बी का रेशियो निकालना था, तो यह आ जाएगा C V/3, C इंटू 2C इंटू V/3। तो C रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चार्जेस के रेशियो में कोई डाउट नहीं होगा। अब फर्दर देखिए, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब क्या पूछा उन्होंने, अब पूछा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी फाइनली एंड दैट स्टोर्ड इन ए इनिशियली। अब इसमें इनिशियल कितनी एनर्जी है, तो सीधी सी बात हो गई, हाफ CV² है यार, सोचना ही नहीं है। और फाइनल इन दोनों पर कितनी एनर्जी है, तो इन दोनों पर एनर्जी निकालने का तरीका ये हो सकता है, दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, हाफ C की जगह कितना हो जाएगा 3C पैरेलल में, और V/3 का होल स्क्वायर। तो अब इसको अपन लोग सॉल्व करें, हाफ इंटू 3C इंटू V² अपॉन 9। तो V² अपॉन 9 अगर सॉल्व करते हैं तो 3 से इसको कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा हाफ, ध्यान से देखिएगा, हाफ CV² और इंटू 1/3। अब इसको आप आराम से देख सकते हैं, 1/3 ये आ गया U फाइनल। अब रेशियो किसका बताना था, पहले आना है, देखो अब रेशियो का ध्यान रखना है, मैं क्या पहले पूछा गया क्या बाद में, देखो फिर से समझ लो क्या चीज पहले और क्या चीज बाद में। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड यानी U फाइनल और U इनिशियल पूछा गया है, तो U फाइनल कितना हो गया, हाफ CV² इंटू 1/3, और इनिशियल कितना है, हाफ CV²। तो C से रेशियो कितना होगा 1:3। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं लेंथी कह सकते हैं, लेंथी है नो डाउट, लेकिन टिपिकल कहना थोड़ा गलत है इसको। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या ये वास्तव में क्वेश्चन टिपिकल लगा, अपने ओपिनियन बताइएगा मुझे। नेक्स्ट, अब यहां पर ये बात बड़ा सोचने वाली बात है कि यार कहां, अगर हम 26 का ए पार्ट देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत, मुझे लगता है क्वेश्चन में गलत प्रिंट हुआ है, यहां ये और नहीं होना चाहिए था, ए पार्ट इसका 1 मार्क्स का होना चाहिए था, और जो बी पार्ट है ये 2 मार्क्स का होना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक, मैं ये नहीं कहता पेपर गलत प्रिंट हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा लगता है कि ये यहां और यहां नहीं होना चाहिए था, ये और यहां गलत प्रिंट हो गया है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 छोड़ सकते हैं वैसे आप, कहीं अगर कहेंगे कैसे, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, वैसे बड़ा सिंपल सा है, इसको मैं छोड़ रहा हूं। सीधे से करंट डेंसिटी सारे बच्चे जानते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, रिलैक्सेशन टाइम, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है एवरेज टाइम, वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। रिलेशन डिराइव करना था,
डिराइव एन एक्सप्रेशन, तो यहां शुरू करते हैं आप कहां से, I इक्वल्स टू NEAVD से शुरू करते हैं, फिर VD की वैल्यू लगा देते हैं, VD की वैल्यू EV टावर अपॉन ML लगा देते हैं, ये आ जाता है NE स्क्वायर टावर अपॉन ML, NE स्क्वायर टावर A अपॉन ML, और ये V आ जाता, ये I आ जाता, फिर यहां से V अपॉन I आप निकाल लेते, V अपॉन I कितना हो जाता, ML अपॉन NE स्क्वायर टावर A, फिर इसको कंपेयर कर देते आप रो L अपॉन A से, और जब आप कंपेयर करते मेरे बच्चों तो L अपॉन A अलग हट जाता, L अपॉन A अलग हट जाता, और सीधे सीधे रो आ जाता M अपॉन N E स्क्वायर टाउ बार। नाउ दिस इज द रेजिस्टिविटी। तो मुझे लगता है 3 नंबर में इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना। तो इसलिए बेसिकली ये मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं जिनको लगता है कि पेपर बहुत टिपिकल है, तो मुझे लगता है यहां एक बार आपको एक बार सोचना चाहिए इसको लेकर सोल्यूशन देखने के बाद। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। 28 में देखिए क्या दे रखा है, अ सीरीज CR सर्किट दे रखा है, R दे रखा है, C दे रखा है। अब CR सर्किट मतलब एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस। अच्छा, और जो AC सोर्स जोड़ा है उसका वोल्टेज इन्होंने दे रखा है, पीक वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखिएगा पीक वैल्यू कितनी है इनकी, 100 वोल्ट। ठीक है बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। और कैपेसिटर के केस में हमें काईसी पहले निकालना पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलो निकाल लेते हैं, 1 अपॉन सी ओमेगा। सी कितना दे रखा है इन्होंने, सी दे रखा है 50 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड, याद रखिएगा 10⁻⁻⁶, और ओमेगा है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, ये ऊपर ले जाते हैं 10⁻⁶, और अपॉन में कितना हो जाएगा 5, 1 2 3, यानी 1000 अपॉन 5, अरे वाह 200। इसको समझ लीजिए, मैं फिर इसको यहां से हटा देता हूं। अब हमें पास क्लियर है कि जो काईसी की वैल्यू है वो 200 है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं, काईसी निकाला मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली देखो एक एक करके चीजें समझते चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया इंपीडेंस। मेरे बच्चों CR सर्किट का इंपीडेंस होगा अंडर रूट के अंदर काईसी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, काईसी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों, ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, दैट इज 200√2। नाउ दिस इज इंपीडेंस। ओके, अच्छा फिर दूसरा उन्होंने क्या पूछा, फेज एंगल। मेरे बच्चों फेज एंगल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, tan फाई हो जाएगा काईसी अपॉन आर। अब काईसी भी 200 है, आर भी 200 है, दोनों 200 है, यानी 1 आ जाएगा। 1 मतलब कितना हो जाएगा, tan 45 होता है, तो फेज एंगल कितना हो गया, 45। ठीक है, अच्छा फिर क्या पूछा इन्होंने, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर अपने पास V जो R है ये कितना हो जाएगा, VR अपने पास कितना हो, सीधे सीधे IR होता है। I क्या होता है मेरे बच्चों, I हो जाएगा, अच्छा यहां पर पीक वैल्यू निकलेगी, क्यों, क्योंकि वैसे I का फॉर्मूला होता है V, चलो अच्छा V अपॉन Z इंटू R। ठीक है, अच्छा इसको कहीं अलग सॉल्व कर दें, V कितना हो जाएगा, देखो V अपने पास अगर देखें वोल्टेज, लेकिन ये तो पीक वैल्यू दे रखी है तो आरएमएस लगाना पड़ेगा। आरएमएस कैसे लगाएंगे, 100/√2, ये मैंने V लगा दिया मेरे बच्चों, अपॉन Z कितना है 200√2, और इंटू R कितना लगा दोगे, R लगाओगे 200, तो इजीली आप सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, इसको तो सीधा करना पड़ेगा। हाँ देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको। अब ध्यान से देखिए, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। अच्छा 29 वाला भी देखो आसान क्वेश्चन में ही आएगा। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, तो इजीली क्रिटिकल एंगल डिफाइन कर सकते हो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स कितना 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है,
फिर उसके बाद रिलेशन निकाल दोगे तो यहाँ सॉल्व करने पर सीधे साइन सी किसके बराबर आ जाता है, 1/μ के बराबर आ जाता है। बड़ा सिंपल सा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। और अच्छा TIR, ये टोटल इंटर रिफ्लेक्शन भी, कि कभी भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में किससे ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस हो जाती है। तो मुझे लगता है 3 नंबर का इस पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, जिसमें क्रिटिकल एंगल 10th बेस क्वेश्चन है, TIR भी 10th बेस क्वेश्चन ही है, 10th में आपने अक्सर पढ़ा होगा, और ये रिलेशन है साइन सी इक्वल टू 1/μ। ठीक है। तो अच्छा, यहां पर पेयर ऑफ मीडियम है, तो बस ध्यान रखिएगा यहाँ म्यू का मतलब होता है म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर। तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसमें मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा टाइम बचा लेता हूं यहाँ पर आपका और मेरा दोनों का ही। नेक्स्ट, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है, यहां भी हम टाइम बचा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा। डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर और फ्यूजन। फिजन का मतलब होगा हैवी न्यूक्लियस का स्मॉल न्यूक्लियाई में स्प्लिट होना, फिजन कहलाएगा। ठीक है। और फ्यूजन मतलब क्या हो जाएगा, दो लाइट न्यूक्लियाई का ऐड होकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाना, फ्यूजन कहलाएगा। एग्जाम्पल के केस में फिजन का यूरेनियम वाला बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है, यूरेनियम 92U235 वाला एग्जाम्पल बता सकते हो। और फ्यूजन में 1H2 + 1H2 गिव्स 2He4, ये भी सन के अंदर होने वाली बेसिक रिएक्शन है, इसका एग्जाम्पल बता सकते हो आप। Explain the release of energy in nuclear fission and fusion on the basis of binding energy per nucleon curve। तो इसको कर्व के यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होंगे, वो जब भी कभी जैसे फिजन होगा, फिजन में क्या होगा, हैवी न्यूक्लियाई इधर आएंगे। तो जब कभी भी हैवी न्यूक्लियाई इस स्प्लिट करेंगे, टूटेंगे ना, मैं बात कर रहा हूं फिजन की, तो वो इस रीजन में आएंगे, ए से आएंगे बी, और बी रीजन में आने पर क्या हो जाएगा, उनकी स्टेबिलिटी यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है वही एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है। वही सेम आंसर किस में हो जाएगा, फ्यूजन में भी है। फ्यूजन में भी ये होता है कि फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर क्या बनेंगे, हैवियर न्यूक्लियाई की तरफ आएंगे। यानी अगर मैं कह दूं सी से डी की तरफ आएंगे, सी से बी की तरफ आएंगे, तो इसमें भी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का नहीं, बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसका जो सेकंड पार्ट है ना 30 का बी वाला, मुझे लगता है ये ज्यादा आसान था, बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड किया गया, एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अगर याद होगा एक वर्ड आता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। हाउ इज द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली, तो यहां पर हो जाएगा कि इन द एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट with the help of closest distance of closest approach we can estimate about size of nucleus। write the relation between radius and mass number। अब देखो केवल राइट लिखा है, ज्यादा सोचना नहीं है। तो रेडियस में क्या फॉर्मूला था, r प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3, या r इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर 1/3। इसे डिराइव नहीं करना था, केवल लिखना था। थर्ड, prove that density of nucleus is independent of its mass number। तो यहां पर ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल मास अपॉन, अच्छा टोटल मास क्या होगा, आप किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर मान लेते हैं ए न्यूक्लियन है, मास नंबर के बराबर न्यूक्लियन होंगे, और एक न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से कोई भी एक का मास m मान लेते हैं। हालांकि दोनों के मास में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास सेम माना जा सकता है। तो टोटल मास कितना हो गया, m इंटू ए। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा, अब स्फेयर है तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस आपके सामने ये दे रखी है, देखो। तो यहां पर आप जब इसको सॉल्व करोगे डेंसिटी को, तो डेंसिटी आएगा एम ए और अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब हो जाएगा आर नॉट का क्यूब, और ए की पावर 1/3 है और उसका भी आपने क्यूब कर दिया।
तो फिर 1/3 और कैंसिल हो जाएगा, यानी ये और ये दोनों पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। तो सी क्या आ जाएगा, m3m/4πr0 क्यूब। अब यहां पर आप देख सकते हो कहीं पर भी मास नंबर आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब डेंसिटी कैसी हो गई, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास नंबर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास नंबर। तो इजीली इससे आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन कहा जाएगा इसको। तो नेक्स्ट 31 आ जाते हैं। ये बड़ा, इसको लेकर बच्चों ने, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बोर्ड में क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा किसी क्वेश्चन को देख लगता है तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, जबकि सच कुछ और ही होता है। जैसे 31 का फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, सीधा सीधा है कि गॉसेस लॉ में आपको गॉसेस लॉ से ऑब्टेन करना था एक्सप्रेशन, जहां पर हम लोग इस तरह से एक इनफाइनाइट वायर मानते हैं, फिर आर डिस्टेंस पर, फिर एक क्लोज इसका सिलेंडर मान लेते हैं, याद आया। और फिर उसको जब ड्राइव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है λ/2πε0r। मैं डेरिवेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जितने बच्चे भी 12th का थोड़ा भी पढ़ के दे रहे होंगे उन्हें गॉसेस लॉ जरूर पढ़ा होगा, ये डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। मैं आता हूं इसके सेकंड और थर्ड पार्ट पर, जिसने बच्चों को ऐसा लगा पता नहीं कौन सा पोर्शन है। आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि देखो कितना आसान है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एन इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिव charge straight wire has a linear charge density lambda. An electron is revolving in a circle with a constant speed v such that wire passes through the center. देखो ये वायर हो गया और इसके चारों तरफ किसको घुमा देते हैं, इसके चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अब बड़ा ध्यान सुना, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं अपन लोग, थोड़ा कलर बदल देते हैं, अच्छा लगेगा इलेक्ट्रॉन का कलर। ये इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन ग्रीन सा, ठीक है, नहीं रेड बना देते हैं भाई। चलो ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जब ये घूमेगा तो घूमने के लिए हमको मालूम है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसको चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बड़ा सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा इलेक्ट्रॉन और इस वायर के बीच के अट्रैक्शन से। यानी सीधी सी बात होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू QE, फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, mv²/r। इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो E कह देते हैं, mv²/r E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला लगाओ जो जस्ट ऊपर आपने डिराइव किया था किसी स्ट्रेट वायर के लिए, फॉर्मूला था λ/2πε0r। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां पर R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर mv² अपने पास कितना आ गया, ये आ जाएगा E λ/2πε0। ठीक है, अगर मैं यहां पर हाफ और लगा दूं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, हाफ और लगाना पड़ेगा। लेकिन केवल हाफ लगा देने से मेरा मोटिव पूरा हो जाएगा। बोले कौन सा मोटिव पूरा हो जाएगा, ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जिसका एक्सप्रेशन मुझे फाइंड करना था। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया मेरे बच्चों, ये आ गया E λ/4πε0। नाउ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी in terms of charge and linear charge density lambda। ठीक है, अच्छा फिर उसने पूछा कि काइनेटिक एनर्जी में और लैम्डा में ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो बड़ा सिंपल सा, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ आ जाएगा इस टाइप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपसे अंदाजा लगा दिया होगा। अब मुझे बताना कमेंट करके कि क्या ये वास्तव में क्वेश्चन आपको टिपिकल लगा। नेक्स्ट, इसके बाद 31 के बाद, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। अब टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस का मतलब अगर मैं इसको Q कह रहा हूं तो ये भी कितना होगा, ये भी Q होगा। आइडेंटिकल मतलब ये हो गया, एक प्लस है दूसरा भी प्लस होगा, एक माइनस है दूसरा भी माइनस। वो पूछ रहा है, इज देयर अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इज देयर अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो आंसर आएगा हाँ, यस। बोले कहां पर, बोले मिड पॉइंट पर। फिर दोनों पॉइंट आइडेंटिकल है तो मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर मैं बोलूंगा यहां भी जो ये और लगा दिया ना उन्होंने, देखना ये आगे आगे
क्लियर हो जाएगा कि इस पेपर में जिसने भी और टाइप किया है ये गलत कर दिया। ये नीचे दो पार्ट आप देख रहे हो, ये वास्तव में क्वेश्चन कैसा है, ऊपर के 5 पार्ट, 3 पार्ट ऊपर नीचे 2 पार्ट। तो कायदे में ये क्वेश्चन वास्तव में क्या है, 5 नंबर का ऐसे है कि 3 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, लेकिन बीच में और लगने से सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, बोले चक्कर क्या है। अब इसमें आपकी गलती नहीं है, ये वास्तव में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ ये और गलत लगाया गया है। बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहां इज देयर अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हाँ, और कहां पर, मिड पॉइंट पर। आप देख सकते हो दोनों ही चार्ज बराबर है, तो कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मिड पॉइंट पर। ठीक है, तो यस, एट मिड पॉइंट। अच्छा, दूसरा आया, इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। अब यहां पर आंसर आएगा नो। मेरे बच्चों, जब दोनों ही चार्ज एक से हैं, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो बीच में आसपास कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो हो जाए। मेरे बच्चों, नेट पोटेंशियल तभी जीरो हो सकता है जब एक प्लस हो और एक माइनस। ठीक है, तो इसका बी पार्ट हो गया। आप मुझे कमेंट करके जो बताइएगा कि और के बारे में आपका क्या मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बच्चों को बड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन निकला, हालांकि बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। आप जब क्वेश्चन देखोगे लगेगा यार सर पहले क्यों नहीं सोचा हमने। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ये है, ये तो हम डिस्कस कर चुके ना। हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड। देखिए, इस पर देखिएगा, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मेरे बच्चों, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो इसका एक ही कारण होता है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वे पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनाते हैं, तभी बनाएंगे जब कोई सिस्टम फॉर्म किया जाएगा। तो जब किसी सिस्टम को फॉर्म करने में सिस्टम खुद ही वर्क कर ले, तो वहां पर हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, और ये शो करता है कि वहां जो लगने वाला फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। थी, अब यहां 3 चार्जेस दे रखे हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे हम पूरा लिख पाए इसको, तो एनर्जी का फॉर्मूला मेरे बच्चों क्या होगा, देखो एनर्जी का फॉर्मूला मैं यही लिखता हूं। देखो 1/4πε0 तो सब में आएगा। अच्छा, सबकी डिस्टेंस भी सेम है, तो अपॉन में डिस्टेंस भी सब में यही आएगी। बस केवल क्या आएगा, अगर मैं इसको कह दूं Q1, इसको कह दूं Q2 और इसको कह दूं Q3, तो आएगा Q1 Q2, फिर आएगा Q2 Q3, फिर आएगा Q3 Q1। इसको लिख देते हैं 1/4πε0 की वैल्यू लगा दे, 9 × 10⁻⁹। डिस्टेंस कितना दे रखा है इन्होंने, 2 मीटर दे रखा है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब Q1 Q2 समझ लो, 4 और -4 यानी माइनस का 16 × 10⁻⁻12। माइक्रो माइक्रो 2 बार आ गया ना, तो -12 हो जाएगा। अच्छा, Q2 और Q3, Q2 Q3 -4 और 2 यानी माइनस का 8 × 10⁻⁻12, और Q3 Q1 ये आ जाएगा प्लस का 8 इंटू, ये तो कैंसिल ही हो गया आपस में, तो सीधा आंसर आ जाएगा माइनस का 9 × 16 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 माइनस का 72 मिली जूल, 72 मिली जूल। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हालांकि मैंने कोशिश की गलतियां ना हो, फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा इसको एक बार। कैलकुलेशन मुझे लगता है सही है वैसे तो, ठीक है, -72। ठीक है, तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कोई कहेगा यार ये पेपर टिपिकल आया है, तो इसका मतलब भैया आपने थोड़ा सा मेहनत कम की है, इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे लगा बच्चों इससे बड़ा बच्चे सरप्राइज हुए। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वास्तव में बहुत आसान पोर्शन था, बेकार में इसको लेकर परेशान हुए। देखिएगा, सुनिए।
सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो दिखा लोगे कोफिशिएंट ऑफ एल कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी कॉइल में पास होने वाला फ्लक्स और उसमें फ्लो होने वाली करंट का जो रेशियो होता है वो सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ये भी डेरिवेशन है, सीधे सीधे फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट, ऑब्टेन मतलब डिराइव करना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो सीधे सीधे इसको डिराइव कर लेना है आपको, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो सेल्फ इंडक्शन पूरा डिराइव हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब ये बच्चों ने ये बोले कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, मैं सारा फोकस रखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सेकंड पार्ट पर रखते हैं। ठीक है, ये तो मेरे पैर अकड़ गए यार बैठे बैठे। चलो चलो, तो जल्दी से सेकंड पार्ट आते हैं। देखो जरा ये क्वेश्चन है क्या बेसिकली। थर्ड पार्ट पर आते हैं। देखो सबसे पहले ये क्या दे रखा है, देखो कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। कॉइल का मतलब पता क्या होता है, कॉइल का मतलब होता है एल आर सर्किट। जितनी भी कॉइल देख लो, कॉइल में सर्किल ऐसे बने होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी होगी और वायर से बनी होगी तो रेजिस्टेंस भी होगा। तो कॉइल का मतलब होता है एलआर सर्किट। अच्छा ठीक है, अब एलआर सर्किट को एसी में ज्वाइन कर रहे हैं और डीसी में ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चों। जब किसी एलआर सर्किट को आप एसी से ज्वाइन करते हो तो वहां पर उसका इंडक्टिव और रेजिस्टिव दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल एक्टिव रहती हैं, और यहां पर जो करंट की वैल्यू मिलती है हमें, या हमें जो जेड मिलता है, वो जेड किसके मिलता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से मिलेगा। लेकिन जब किसी भी कॉइल को आप डीसी सर्किट से जोड़ देते हो तो डीसी सर्किट में मेरे बच्चों इंडक्टिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो सिर्फ वायर, क्योंकि डीसी का मतलब करंट चेंज नहीं हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में जब हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई निकालते हैं तो हमें आर मिलता है। यानी ये जो टेबल आप दे रख रहे हो इससे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, और ये जो टेबल आप देख रहे हो इससे हमें इंपीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक व्यू बनाते हैं पहले। अच्छा, अब एलआर सर्किट है, तो एलआर सर्किट में जेड किसके बराबर होता है मेरे बच्चों, तो जेड स्क्वायर होता है काई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर हो गया काई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जेड कहां से मिला तुम्हें, जेड मिला पहली टेबल से, बोले कैसे मिला, ये भी देख लो। जेड कितना होगा, डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना हो गया 6 - 3, डेल्टा आई 1 - 0.5, सॉल्व करोगे तो 3/0.5 6 ओम। तो जेड स्क्वायर मतलब कितना हो गया 36। काईएल नहीं मिला, अभी काईएल नहीं मिलेगा, काईएल। अच्छा आर, अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। यहां देखो डेल्टा वी मतलब कितना हो गया 6 - 4, डेल्टा आई कितना हो गया 1.5 - 1। तो यहां सॉल्व करने पर आर पता है कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 4 ओम। तो ये कितना आ गया, 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो इसको सॉल्व करके बड़ा आसानी से क्या निकाल लोगे आप, देखो काईएल अपने पास आ गया, कितना आ गया 36 - 16 यानी 20 आ गया काईएल का स्क्वायर। तो काईएल कितना आ जाएगा √20, यानी √20 का मतलब कितना होगा 2√5 आ गया काईएल। हमें निकालना क्या था, देखो सेल्फ एल निकालना था। काईएल अगर पहुंच गए तो क्या हम एल नहीं निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं, सुनो लास्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम काईएल तो निकाल ही चुके हैं मेरे बच्चों, अब काईएल के बाद फॉर्मूला पता क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे काई एल का फॉर्मूला होता है एल ओमेगा। ये कितना है 2√5, एल हमें निकालना है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 200/पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग एल आपका क्या आ रहा है, इजीली एल निकल जाएगा यहां से। हालांकि मैं आंसर यहां बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका एल क्या आ रहा है। और इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बताना कि ये एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आया है। अगर आप इससे हारे तो आपको परेशान नहीं होना है, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको टिपिकल बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस था। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि एल आर सर्किट में जो इंडक्टर है वो बेसिकली कब काम करता है, जब करंट चेंज होती है, और अगर करंट चेंज ना हो तो उस कंडीशन में इंडक्टर काम नहीं कर पाता।
ठीक है, ये कई बार आपको बताया भी जाता है, शायद याद रहा है तो बहुत अच्छे से कर पाए होगे आप। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ देता हूं क्योंकि जहां भी आप पढ़ रहे होगे, जहां भी आपने सेल्फ पढ़ाई की होगी, तो आपको अंदाजा होगा, हर कोई ने आपको बताया होगा कि फाइनली with the help of a label diagram describe the principal working of an AC generator, hence obtain expression for the। तो बिल्कुल लेबल डायग्राम भी आपने एसी जनरेटर का बनाया होगा, प्रिंसिपल भी लिखा होगा। प्रिंसिपल में क्या लिखा होगा कि जब कोई कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी, किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है, तो ड्यू टू टू बोलना चाहिए पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, हालांकि इसको बताया जाता है जो इंड्यूस ईएमएफ है मेरे बच्चों, होता है माइनस का d∅/dt। अब जब कोई कॉइल घूम रही होगी तो यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू लगाई जाएगी वो कितनी होगी मेरे बच्चों, वो हो जाती है NBA cos ओमेगा टी। और जब उसको आप सॉल्व करते हो तो NBA बाहर, और cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाता है माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये माइनस बाहर भी है, एक बाहर माइनस एक अंदर माइनस, तो इंडिजियो का सिंपल फॉर्मूला क्या जाता है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो पार्ट है बड़ा सिंपल सा था। यहाँ ये जो पार्ट के नंबर लिख दिया, कहीं ए लिख दिया कहीं बी लिख दिया, यहाँ और मेरे ख्याल से सही लगा हुआ है, या तो अपर पार्ट करोगे या लोअर पार्ट, ये काफी हद तक सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, इसी में बेस क्वेश्चन भी आ गया। देखो अब ये पार्ट बड़ा आसान सा, जनरेटर वाला पार्ट मैं कहूंगा 5 नंबर बहुत आसानी से आप कवर कर सकते थे। यहां पर देखो एन दे रखा है अपने पास, आर दे रखा है, एरिया दे रखा है, फील्ड दे रखी है, और ओमेगा दे रखा है। वो पूछता है मैक्सिमम ईएमएफ। मेरे बच्चों ई मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है, अभी ऊपर फॉर्मूला हमने निकाला था NBA साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम कहेंगे तो साइन हटा दीजिए क्योंकि साइन मैक्सिमम 1 लगाएंगे आप, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा NBA ओमेगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों। एन भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, ए भी आपके पास है, बदलना भी नहीं है इसे, और ओमेगा डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, जल्दी से अपने ये, एक सेकंड मेरे बच्चों, जल्दी से मैं इसको आरसी पे लगा दूं, ये बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, बड़ी प्रयास होती है। जरा एक सेकंड रुकना जल्दी से। सॉरी बच्चों, वो बैटरी थोड़ी सी लो हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो फर्दर यहाँ पर मेरा इजीली ई मैक्सिमम की वैल्यू निकाली जा सकती थी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका 24 वोल्ट। ठीक है, फिर आया कि पावर डेसिपेटेड, तो पावर का बड़ा सिंपल से फॉर्मूला है V²/R। जैसे आप पढ़ते हो तो मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड में क्या लगा दोगे, 2400 का स्क्वायर और अपॉन रेजिस्टेंस दे रखा है। अभी सोच रहे थे रेजिस्टेंस कहाँ यूज होगा, देखो ये आएगा 100। तो इसको भी सॉल्व करके आप आसानी से पावर इसकी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं 33। 33 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट तो बड़ा आसानी से आपका हो गया होगा। स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो हाउ अ प्लेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, हेंस वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो उसका अलग से वीडियो बना मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे आपने हर जगह किया होगा स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल, जिसमें क्या होगा, आपने लिखा होगा कि ईच पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट विल बिहेव लाइक अ न्यू पॉइंट सोर्स व्हिच एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स वगैरह वगैरह, पूरा ऐसा करके और डायग्राम बनाकर। ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल का ही मैं बता देता हूं। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर दे रखा है, देखो ये कॉनकेव मिरर हो गया। और इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है और 3 टाइम्स बनती है। ठीक है भाई, अब यहां पर फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू होता है माइनस का V/U। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज बन रही है और 3 टाइम्स मिल रही है, तो यहां 3 लगा दीजिए, माइनस का V/U। तो V इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3U। अच्छा, अब मिरर के लिए फॉर्मूला होता है 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V यानी माइनस का 3U प्लस 1/U
इक्वल टू फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है बच्चों वो नेगेटिव होती है, यानी -12। तो अब फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन छोड़ता जा रहा हूं, थोड़ा सा ऐसा लगे आपका आंसर क्या आना चाहिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो u जो अपने पास आ जाएगा, ये u आ जाएगा अपने पास -8 सेंटीमीटर। आप क्रॉस चेक करके बताना कि क्या आपका आंसर यही आ रहा था या कुछ और आ रहा था। इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब जैसे और लगा है, अब ये ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहां पर टेलीस्कोप की इमेज फॉर्मेशन में आपको रे डायग्राम बना देना था। अच्छा यहां पर ये कहीं नहीं कहा था कि इमेज फाइनल इमेज इंफिनिटी में बने कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बने, ऐसा क्योंकि कहीं कुछ कहा नहीं गया है, तो आप दोनों ही बना सकते हो। फिर उसकी मैग्नीफाइंग पावर आपने डिफाइन कर देनी थी, और राइट टू लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ओवर अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं अलग से बताता हूं, क्योंकि बाकी पोर्शन आपने आराम से कर लिया होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसको आपने अपने सिलेबस में ऐसे भी पढ़ा होगा, आप ऐसा भी कह सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखो यहां पर 2 बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, देखो टेलीस्कोप में अच्छी इमेज के लिए जरूरी होती है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका, वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा बने। ऑब्जेक्टिव कैसा हो? एज लार्ज एज पॉसिबल हो ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते तो हमें एक लेंस यूज करना पड़ेगा, और एक लिमिट से ज्यादा बड़े लेंस को बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा लेंस को जब बड़ा बनाते हो तो उसमें बहुत सारे एब्रेशन या एरर आने लगते हैं, जैसे क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला ड्रॉबैक क्या होगा कि वी कैन नॉट फॉर्म अ वेरी लार्ज एपर्चर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, पहला। ठीक है, अच्छा क्यों लार्ज बनाना चाहते हैं? टू ऑब्टेन हाई रिजॉल्विंग पावर। तो पहला लिमिटेशन क्या हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आप ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, इससे इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो कम होती है एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। दूसरा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस को आप जैसे बहुत बड़ा लेंस बना भी लिया तो मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे मिरर है मेरे पास, मैंने बहुत बड़ा सा मिरर बनाया, अब बैक साइड पूरी सपोर्ट दे सकता हूं, मैं आराम से इसको सपोर्ट करके रख सकता हूं, कहीं भी घुमा सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास बहुत बड़ा सा लेंस है तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट केवल कहां से दे पाएंगे? अब बिल्कुल पीछे उसके मैकेनिकल सपोर्ट लगा दोगे आप, तो फिर लाइट क्रॉस कैसे करेगी? तो एक मैकेनिकल सपोर्ट कैन नॉट बी इजिली ऑब्टेन इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो दोनों में बस यही डिफरेंस लिखना है आपने। नेक्स्ट, अच्छा अब आ जाते हैं सेकंड, ये बड़ा न्यूमेरिकल मेन, इसी में आप बच्चों को शायद यहां पर मेरे बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लेंथ -L/FO और D अपॉन ये फॉर्मूला है। तो इस कंडीशन में m इक्वल टू -L/FO D/FE। अब देखो सारी चीज गिवन है, m कितना गिवन है, देखो यहां पर m गिवन है 300, लेंथ आपने फाइंड करनी है d 25 सेंटीमीटर, FE 2.5 सेंटीमीटर, FO 1 सेंटीमीटर। इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके आप लेंथ ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप को इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, कमेंट करके बताना आपका आंसर क्या रहा है। वैसे इसका आंसर 30 सेंटीमीटर आना चाहिए, आप कमेंट करके बताना कि आपका आंसर 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट पोर्शन पर आ जाते हैं जल्दी जल्दी। 34, अब यहां पर कंसीडर एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर दिस जंपिंग रिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपने पूरा खैर पढ़ लिया होगा। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है यहां पर।
यहां पर हमने सबने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही, अच्छा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूं उसको लेकर। Explain the reason of jumping of the ring when switch is closed in the circuit. What will happen if the terminal of battery are reversed and the switch is closed? ठीक है, explain the two laws that help us understanding this phenomena. देखिए ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए मेरे बच्चों, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब बेसिकली जो फिनोमेना है मेरे बच्चों, ये बेसिकली है क्या, देखो यहां पर जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, करंट क्या होगी, देखो करंट इंक्रीज करेगी। अब सुनना, देखो करंट इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज करेगी तो इस कॉइल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब ये फील्ड देखो इस तरह से इसके अंदर से भी होकर जा रहा होगा, जा रहा होगा ना। तो जब फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होगा, ईएमएफ, और क्योंकि ये कॉइल क्लोज है तो प्रोड्यूस होगी करंट। अगर आप इतनी सारी कहानी नहीं लिखना चाहते हो तो आप सीधे लिख सकते हो कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। होगा कि नहीं होगा, दोनों कॉइल पास पास हैं, एक कॉइल में आप करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो जब एक कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज करोगे दूसरे में करंट में भी एक इंड्यूस करंट डेवलप होता है, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड क्वेश्चन पे पहले आ गया मैं, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन होने से इस कॉपर कॉइल में, कॉपर रिंग में क्या होगा, एक इंड्यूस करंट डेवलप होगी, इंड्यूस करंट। और इस इंड्यूस करंट के डेवलप होने के कारण यहां पर क्या होगा, अच्छा करंट इस तरह से डेवलप होगी मेरे बच्चों कि अगर यहां पर नॉर्थ है तो इस जगह पर भी क्या बने, इस जगह पर नॉर्थ के सामने यहां पर नॉर्थ बन जाएगा। लेंज लॉ हमेशा अपने फैक्टर का अपोज करता है। तो अब जैसे नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने पर क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड पार्ट कहा उन्होंने, सेकंड पार्ट में कहते हैं कि अगर इस पोलैरिटी को चेंज कर दें, पोलैरिटी को चेंज करने का मतलब ऐसे लगा दें, फिर स्विच ऑन करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पोलैरिटी को ऑन कर दो तो भी करंट तो वैसे ही बढ़ेगा ना, बस अब अंतर है कि करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। लेकिन जब इस नीचे वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो इंड्यूस करंट भी अपने आप को वैसे ही बदल लेगा जिससे लेंज लॉ फॉलो होता रहे, फिर से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, फिर से रिपल्शन होगा, और फिर से ये बाहर होगा। यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको ऑब्जर्वेशन अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसने पूछा कि कौन कौन से लॉज के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो बड़े सिंपल से दो लॉज के नाम अपने याद रख लेने हैं। पहला लॉ लिख देना था आपने, फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब कभी फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट डेवलप होगा। और दूसरा लॉ लेंज लॉ। तो इन दोनों को एक्सप्लेन करके इन दोनों का केवल इवन नाम ही लिखना है आपको, है ना। ध्यान से देख सकते हैं उन्होंने क्या पूछा है, केवल नाम पूछा है। एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिए, देखिए केवल नाम पूछा है, एक्सप्लेन, अच्छा एक्सप्लेन भी करना है, यानी दोनों को लिख देना है, फेराडेज लॉ लिख देना है और लेंज लॉ लिख देना है आपने। ठीक है, अच्छा और अगर ये पार्ट नहीं किया, अच्छा बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन था कि ये और कैसे आ गया, मैं फिर बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहां फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक कहलाएगी। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप अंदाजा लगाओ, अच्छा और कमेंट करके बताना अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप बताना कि सर ये गलत कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है 4 नंबर का पार्ट था, 1 नंबर का ये था, 1 नंबर का ये था, 1 नंबर का ये था, ये बी पार्ट भी 1 नंबर का था, तो ओवरऑल 4 नंबर पूरे हो गए। यहां इस और का कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए था। अब पता नहीं और क्यों लिख दिया गया, बच्चे कंफ्यूज भी हुए इससे। अब देखो क्या कैसे रहता है, खैर अब briefly explain various ways to increase the strength of magnetic field produced by a given solenoid। अब कोई कहे कि 4 नंबर में यही, अब कुछ बच्चे को लगा कि ये 3 और इसमें से एक क्वेश्चन करना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। अब उनके अकॉर्डिंग जैसे और लिखा है वो भी सही लग रहा है। कुछ बच्चों को लगा कि भाई इन तीनों क्वेश्चन को करें या अकेले इस क्वेश्चन कर दें, तो अब जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग लग तो ये भी सही रहा है, लेकिन ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब बाकी, हालांकि बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा स्टूडेंट के फेवर में ही जाता है, तो ये आपके फेवर में ही जाएगा। अच्छा
अब किसी भी सोलेनोइड के फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? ये होता है म्यू नॉट एन आई। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं हो सकता ना, एन आई अपॉन एल। अब पूछ रहा है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस वेज, कैसे कैसे फील्ड को बढ़ा सकते हो। बड़ा आसान सा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, करंट की वैल्यू को बढ़ा दो, ठीक है। और तीसरा क्या कर सकते हैं मालूम है? किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करके भी आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हो। तो दीज आर द 3 ways: बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग करंट, and last one by introducing a ferromagnetic substance inside the solenoid. These are the ways by which we can increase magnetic field produced by a solenoid. Next आते हैं, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने खैर पढ़ लिया होगा, मैं सीधे क्वेश्चन पर ही आपको ले आता हूं। इसको थोड़ा टर्न कर देते हैं, देखिएगा। अब बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। सबसे पहले आते हैं, वो पूछता है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मेरे बच्चों, ये जो ग्राफ होता है करंट, करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये जहां एंड हो रहा है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। और मेरे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको, किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के। यानी जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव दूर चला जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो पहले पूछा था किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इस बी वाले पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सबसे दूर गया। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसके लिए होगी? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसके लिए होगी मेरे बच्चों? ये हो जाएगी बी के लिए। फिर उसने पूछा मैक्सिमम वेवलेंथ। मेरे बच्चों, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम। अब फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसके लिए होगी ये देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम प्लीज होने के लिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके लिए हो जाएगी? अब देखिए सी, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब लास्ट में आ जाते हैं, वो कहता है एक्सप्लेन करके बताइए कि इन चारों केसेस में किससे निकलने वाला जो फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहा होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, किस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है वो मैक्सिमम होगा। यार मोमेंटम उसी का मैक्सिमम होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। भी मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास तो चेंज होना नहीं है, तो जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी जिस इलेक्ट्रॉन की, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। और जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो सोचने वाली बात है काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो यहां फॉर्मूला अपने पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आता है। के जो होता है अपने पास, ये एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। क्योंकि वर्क फंक्शन मैटर सबके लिए एक सा है, तो जिस फोटोन की एनर्जी जो कि एच न्यू से दी जाती है, तो जिस फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, उसका मोमेंटम भी सबसे ज्यादा होगा। अब एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की, किस फोटोन की सबसे ज्यादा होगी? ईपी फोटोन की एनर्जी है। तो यहां से रुकेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, यानी बी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा, और जिस फोटोन की एनर्जी ईपी सबसे ज्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी? सबसे ज्यादा। और जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, उसका मोमेंटम भी कैसा होगा? सबसे ज्यादा। तो लार्जेस्ट मोमेंटम जो अपने को मिलेगा, वो मिलेगा इन केस ऑफ बी। इसका मोमेंटम, यानी बी केस में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उनका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, लास्ट आ जाता है सोल्यूशन का, बिल्कुल लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन रह जाता है।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। अब देखो फिर मुझे लगता है ये फिर से गड़बड़ है। यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन 4 नंबर का है, और का मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, ऊपर के 3 पार्ट 1-1 नंबर के होने चाहिए, और ये 4th वाला पार्ट ये 1 नंबर का ही होना चाहिए था। अब पता नहीं और क्यों लगा दिया इन्होंने, खैर तो बाद में ही मालूम चल पाएगा अपने को कि क्या सही क्या गलत। फिलहाल सोल्यूशन में बताता हूं इसका। फाइनली अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा मेरे बच्चों। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सब्सटेंस या सरफेस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो ये होगा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, तो मेरे बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं, दैट इज 5 प्लस के मैक्सिमम, जिसको ईवी नॉट लिख देते हैं, तो यहां पर वी नॉट जो निकल के आता है वो आता है एच न्यू माइनस 5 अपॉन ई। तो यहां बिल्कुल क्लियर सा आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपने पास कंप्लीट आज के पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं इन क्वेश्चन को ध्यान से करा पाऊं, लेकिन कहीं मेरे बच्चों अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में कहीं ऐसा लगता है कि मेरे से कहीं को ऐसा लगता है करेक्शन की गुंजाइश है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका जो बी पार्ट है मेरे बच्चों, उसमें जितने भी क्वेश्चन बी पार्ट ए पार्ट से अलग हैं, कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है उनका भी सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे बच्चों। बाकी जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे।